उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के ठीक पहले भाजपा छोड़कर समाजवादी पार्टी में शामिल हुए स्वामी प्रसाद मौर्य न घर के रहे न घाट के। उल्टे वो जहां गए वहां भी अपनी अमर्यादित भाषा से उसका भी खेल खराब कर दिया। मौर्य खुद अपनी सीट तो बुरी तरह हारे ही, उल्टे अखिलेश यादव को बुरी तरह नुकसान पहुंचाते हुए कई सीटें हरवाईं। उनकी भाषा ऐसी थी कि आम जनता में लगातार उनके खिलाफ गुस्सा बढ़ता जा रहा था, लेकिन लगता है कि मौर्य ने अभी भी कोई सीख नहीं ली है। चुनाव हारने के बाद भी स्वामी प्रसाद मौर्य ने एक बार फिर से खुद को नेवला बताया है। उन्होंने अपने पुराने बयान पर कहा कि हमेशा बड़ा तो नेवला ही होता है, यह अलग बात है कि नाग और सांप दोनों ने मिलकर नेवले को जीतने नहीं दिया। गौरतलब है कि जनवरी में चुनाव की तारीखों का ऐलान होने के बाद स्वामी प्रसाद मौर्य सपा में शामिल हो गए थे। इसके बाद उन्होंने कहा था कि नाग रूपी आरएसएस और सांप रूपी भाजपा को स्वामी रूपी नेवला यूपी से खत्म करके ही दम लेगा। वहीं स्वामी प्रसाद मौर्य के तेवरों में कोई कमी नहीं आई है। कुशीनगर की फाजिल नगर सीट से सपा उम्मीदवार स्वामी प्रसाद मौर्य को बीजेपी के सुरेंद्र कुशवाहा के हाथों हार का सामना करना पड़ा है। मौर्य ने परिणामों पर कहा कि जनता का जनादेश हमें मंजूर है। जिस तरह से जीत स्वीकारी जाती है उसी तरह मैं अपनी हार स्वीकार करता हूं। मैं चुनाव हारा हूं, हिम्मत और हौसला नहीं। जिन मुद्दों के कारण मैंने बीजेपी छोड़ी थी वे मुद्दे आज भी वैसे ही हैं। उन मुद्दों को लेकर हम फिर से जनता के बीच जाएंगे। जहां लोगों ने समझा वहां पर परिणाम सकारात्मक भी आए हैं। हमें खुशी है कि समाजवादी पार्टी का जन आधार तेजी से आगे बढ़ा और विधायकों की संख्या भी 2.5 गुना बढ़ी और सपा एक बड़ी ताकत बनकर उत्तर प्रदेश में उभरी है। उसे और बड़ा बनाने के लिए ये अभियान जारी रहेगा। गौरतलब है कि मौर्य बीजेपी को सांप और खुद को नेवला बताने संबंधी अपने बयान को लेकर खूब चर्चाओं में रहे थे। वहीं मौर्य की बेटी भाजपा सांसद संघमित्रा का कहना है कि वो बीजेपी में ही बनी रहेंगी। उन्होंने कहा कि मेरे पिता गुरु हैं, वो मेरे आदर्श हैं और रहेंगे। मैं फिर कह रही हूँ कि मैं बीजेपी में थी और रहूंगी। ब्यूरो न्यूज़, न्यूज़ ऑफ इंडिया। 5 राज्यों के लिए हुए विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को बुरी तरह हार का सामना करना पड़ा। गांधी वाड्रा के सभी दांव औंधे मुंह गिर गए। पंजाब में जहां कांग्रेस की सरकार थी वहां से भी जनता ने पार्टी को नकार दिया है। बाकी राज्यों में तो उसका सूपड़ा ही साफ हो गया। अब खबर है कि कांग्रेस की करारी हार के बाद पार्टी का असंतुष्ट खेमा यानी G23 ग्रुप फिर से एक्टिव हो गया है। पार्टी के वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद के घर पर ग्रुप के नेताओं ने मुलाकात की है। इसमें पूर्व केंद्रीय मंत्री कपिल सिब्बल और मनीष तिवारी भी शामिल हुए। बैठक में उन्होंने ऑल इंडिया कांग्रेस की आपात बैठक बुलाने और जल्द से जल्द कांग्रेस का अध्यक्ष बनाने की मांग की है। गौरतलब है कि 10 मार्च का दिन कांग्रेस के लिए बुरा स्वप्न साबित हुआ। यूपी से लेकर पंजाब, उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर में जनता ने उसे दूध में पड़ी मक्खी की तरह निकाल फेंका। देश के सबसे बड़े राज्य यूपी में तो कांग्रेस ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी थी, लेकिन वहां भी कांग्रेस के खाते में महज 2 सीट आई। इतना ही नहीं, पार्टी का वोट शेयर भी 2% से कम रहा। पंजाब में भी कांग्रेस ने अपनी सत्ता गंवा दी है। चरणजीत सिंह चन्नी से लेकर सिद्धू और गांधी वाड्रा ने अपने सभी घोड़े खोल लिए, लेकिन सीटें मिली सिर्फ 18। यही नहीं, पार्टी ने उन राज्यों में भी बद से बदतर प्रदर्शन किया जहां उसे वापसी की उम्मीद थी। इनमें उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर भी शामिल हैं। इसीलिए देश के राज्यों में सिलसिलेवार पतन के बाद अब एक बार फिर से कांग्रेस का असंतुष्ट खेमा सक्रिय हो गया है। इन नेताओं ने गुलाम नबी आजाद के घर पर बैठक की है। बैठक में उन्होंने ऑल इंडिया कांग्रेस की आपात बैठक बुलाने और जल्द से जल्द कांग्रेस का नया अध्यक्ष बनाने की मांग की है। इसमें मनीष तिवारी और कपिल सिब्बल भी शामिल रहे। गौरतलब है कि ग्रुप 23 कांग्रेस के असंतुष्ट सीनियर नेताओं का एक समूह है। इससे पहले ग्रुप 23 के नेताओं ने पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी को पत्र लिखा था और मांग की थी कि पार्टी को एक स्थायी अध्यक्ष चुन लेना चाहिए, लेकिन अभी तक उस पर कोई काम नहीं हुआ है। अब देखना होगा कि पार्टी की सर्वे सर्वा मैडम सोनिया आखिर क्या कदम उठाती हैं और मृत हो चुकी कांग्रेस को कैसे जीवित करती हैं। ब्यूरो न्यूज़, न्यूज़ ऑफ इंडिया। लड़की हूं, लड़ सकती हूं का नारा प्रियंका गांधी ने उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में दिया था, लेकिन आम जनता का गांधी वाड्रा पे खोया भरोसा शायद अभी भी वापस नहीं आ पाया है और शायद इसीलिए प्रियंका का नारा बुरी तरह फेल रहा। 403 विधानसभा वाले सूबे यूपी में कांग्रेस महज 2 सीटों पर सिमट गई। अब कांग्रेस भले ही लड़की हूं, लड़ सकती हूं नारे को अंजाम तक ना पहुंचा पाई हो, लेकिन उत्तराखंड विधानसभा चुनाव में भाजपा ने इस नारे को अमली जामा पहना दिया। भाजपा ने उत्तराखंड में 8 महिलाओं को टिकट दिया था और सभी को रिकॉर्ड तोड़ जीत मिली है। इस तरह बीजेपी की सभी महिला उम्मीदवारों ने जीत का परचम लहरा दिया। तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस ने 5 महिला उम्मीदवारों को टिकट दिया था, जिसमें सिर्फ 2 महिला उम्मीदवार जीत हासिल करके विधायक बन पाई हैं, बाकी 3 अपना चुनाव हार गईं। भाजपा की जीती हुई महिला उम्मीदवारों में दून कैंट से सविता कपूर, खानपुर सीट से कुंवरानी देवयानी, यमकेश्वर सीट से रेणु बिष्ट, पिथौरागढ़ से चंद्रा पंत, सोमेश्वर से रेखा आर्य, नैनीताल से सरिता आर्य, केदारनाथ से शैला रानी रावत और रितु खंडूरी कोटद्वार से शामिल हैं।
कोटद्वार से बीजेपी उम्मीदवार रित खंडूरी भूषण ने कांग्रेस उम्मीदवार सुरेंद्र सिंह नेगी को 3687 वोटों के अंतर से हरा दिया। वहीं देहरादून कैंट से बीजेपी प्रत्याशी सविता कपूर ने कांग्रेस उम्मीदवार सूर्यकांत को 20,938 वोटों के अंतर से हरा दिया। केदारनाथ से बीजेपी की उम्मीदवार शैला रानी रावत ने कांग्रेस प्रत्याशी मनोज रावत को 9,329 वोटों से हरा दिया। यमकेश्वर से बीजेपी उम्मीदवार रेणु बिष्ट ने कांग्रेस उम्मीदवार शैलेंद्र सिंह रावत को 10,410 वोटों के अंतर से हराया। सोमेश्वर से बीजेपी प्रत्याशी रेखा आर्या ने कांग्रेस उम्मीदवार राजेंद्र बाराकोटी को 5,293 वोटों से मात दी। तो वहीं नैनीताल से बीजेपी प्रत्याशी सत्या आर्या ने कांग्रेस उम्मीदवार संजीव आर्या को 7,881 वोटों के बड़े अंतर से हरा दिया। इसके अलावा भगवानपुर से कांग्रेस प्रत्याशी ममता राकेश ने बीएसपी उम्मीदवार सुबेद राकेश को 4,811 वोटों के अंतर से शिकस्त दी। तो वहीं हरिद्वार ग्रामीण से कांग्रेस प्रत्याशी अनुपमा रावत ने बीजेपी उम्मीदवार यशस्वरानंद को 4,472 वोटों के अंतर से मात दी। यही दोनों महिला उम्मीदवार कांग्रेस की तरफ से ये चुनाव जीत सकी। वहीं कांग्रेस ने लैंसडाउन से अंकृति गोसाई रावत, मसूरी से गोदावरी थापली, भगवानपुर से ममता राकेश और हरिद्वार ग्रामीण से अनुपमा रावत को टिकट दिया था। ब्यूरो न्यूज, न्यूज ऑफ इंडिया। यूपी विधानसभा चुनाव के आए परिणामों में जहां भाजपा खेमे में खुशियों की बहार है और अभी से होली मनाई जा रही है, वहीं समाजवादी पार्टी में मातम पसरा हुआ है और इतनी बुरी हार के बाद नेता से लेकर कार्यकर्ता तक सदमे में है। लेकिन एक शख्स अभी भी ऐसा है जो समाजवादी पार्टी गठबंधन में रहते हुए भी मन ही मन खुश हो रहा है और मुस्कुरा रहा है। शिवपाल यादव, सपा मुखिया अखिलेश यादव के चाचा। समाजवादी पार्टी के चुनाव हारने के बाद भी अगर शिवपाल के अंदर से खुश होने की बात हम बता रहे हैं तो इसकी वाजिब वजहें हैं। कहते हैं कि इंसान को सबसे अधिक धोखा उसके अपने देते हैं। यूपी की सियासत में इसका जीता जागता उदाहरण इसी चुनाव में देखने को मिला। चुनाव से ठीक पहले शिवपाल यादव की प्रगतिशील समाजवादी पार्टी चुनावी गठबंधन के लिए 100 सीटों पर ताल ठोककर चुनावी समझौते के तहत अखिलेश यादव से सीटें मांग रही थी। लेकिन अखिलेश यादव ने अपने चाचा शिवपाल को ऐसा नाच नचाया कि अब शिवपाल बेचारे कुछ न कर सके। गठबंधन के वक्त जब बातचीत हो रही थी तो शिवपाल ने 100 सीटों की मांग की थी, लेकिन अंत में शिवपाल को मिली सिर्फ एक सीट, वो भी उनकी अपनी। और इस सीट पर भी शिवपाल समाजवादी पार्टी के सिंबल पर ही चुनाव लड़े, न कि अपने सिंबल पर। शिवपाल यादव का यह सीटों का दर्द पूरे चुनाव भर खुलकर सामने आता रहा। वो अपनी जसवंत नगर विधानसभा सीट पर जहां जहां गए उन्होंने खुलकर अपना दुखड़ा रोया। उन्होंने कहा कि इस चुनाव में उनकी प्रगतिशील समाजवादी पार्टी यानी प्रसपा ने बहुत बड़ा त्याग किया है। शिवपाल यादव के शब्दों में उनके बेटे सहित अन्य नेताओं को टिकट न मिल पाने का दर्द साफ झलक रहा था। दरअसल जब शिवपाल और अखिलेश यादव के बीच सीटों को लेकर समझौता हुआ तो हालात बिल्कुल बदल गए। 100 सीटों से घटाकर अखिलेश यादव ने गजब की चिंदी चोरी की और शिवपाल यादव की पार्टी को महज 9 सीटों का ऑफर दिया। लेकिन बाद में इसे भी बदलकर 6 सीटों तक ही सीमित कर दिया। लेकिन आखिर में गिरगिट जैसे रंग बदल रहे अखिलेश यादव ने अपना असली रंग दिखाते हुए शिवपाल की पार्टी को कोई सीट नहीं दी और शिवपाल को समाजवादी पार्टी के सिंबल पर ही चुनाव लड़ने का फरमान सुना दिया। अब अपने कई खासम खास नेताओं को अपनी पार्टी से चुनाव लड़वाने का वादा कर चुके शिवपाल यादव बुरी तरह फंस चुके थे। तभी से शिवपाल के मन में एक टीस थी जो पूरे चुनाव प्रचार के वक्त रह रहकर बाहर आ रही। और अब जब अखिलेश यादव चुनाव हार चुके हैं तो शिवपाल और उनका खेमा सबसे ज़्यादा खुश होगा। आखिर यही तो राजनीति है, यहाँ कौन किसका होता है, सबके अपने हित होते हैं। शिवपाल के भी थे, लेकिन अखिलेश ने उनको मसलने की कोशिश की और अब शिवपाल मुस्कुरा रहे हैं। ब्यूरो न्यूज़, न्यूज़ ऑफ इंडिया। 5 राज्यों के चुनाव, खासतौर से यूपी के चुनाव में दिलचस्पी दिखाने और अखिलेश यादव के हजीत की भविष्यवाणी करने वाले शरद पवार और उद्धव ठाकरे को नतीजों से गहरा झटका लगा है। यूपी में मिले बीजेपी की धमाकेदार जीत की गूंज महाराष्ट्र में सुनाई देने लगी। यूपी तो बस झांकी है, अब महाराष्ट्र की बारी है, जैसे नारों ने उद्धव ठाकरे सरकार की टेंशन बढ़ा दी। चुनाव परिणाम आने के बाद राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष शरद पवार ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से मुलाकात की है। उत्तर प्रदेश में भाजपा के शानदार प्रदर्शन और उत्तराखंड, मणिपुर और गोवा में जीत की पृष्ठभूमि में यह बैठक मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के आधिकारिक आवास वर्षा में हुई। ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना और पवार की राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने गठबंधन में गोवा विधानसभा चुनाव लड़ा था, लेकिन एक भी सीट नहीं जीत सके। शिवसेना तो कूदकर यूपी तक आ गई। संजय राउत, राकेश टिकैत का आशीर्वाद लेकर उम्मीदवारों को मैदान में उतार दिया। आदित्य ठाकरे के साथ खुद राउत चुनाव प्रचार करने आ पहुंचे, बीजेपी की लानत मलानत की। लेकिन जब नतीजे आए तो पता चला कि शिवसेना को उत्तर प्रदेश में नोटा से भी करीब 10 गुना कम वोट मिले और बिहार की तरह यहां भी उसे सभी उम्मीदवारों की जमानत जब्त हो गई। उद्धव ठाकरे और शरद पवार के बीच मुलाकात देवेंद्र फडणवीस ने आरोप के बाद हुई।
फडणवीस ने आरोप लगाया था कि महाराष्ट्र में शिवसेना एनसीपी कांग्रेस सरकार झूठे मामलों में भाजपा नेताओं को फंसाने की कोशिश कर रही है और उन्होंने एक वीडियो भी शेयर किया जिसमें एक सरकारी वकील को इस तरह की एक योजना बनाते हुए दिखाया गया था। इस मामले पर राज्य सरकार की ओर से विधानसभा में आरोपों का जवाब देने की उम्मीद है। पवार ने कहा था कि सरकार को आरोपों की पुष्टि करनी चाहिए, जबकि फडणवीस ने मामले को सीबीआई से जांच की मांग की है। महाराष्ट्र में इस साल निकाय चुनाव भी होने हैं। ऐसे में मुंबई और उसके आसपास के इलाकों में रहने वाले हिंदी भाषी वोटर का बड़ा खेल हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। समाजवादी पार्टी और उसके गठबंधन को मिली करारी शिकस्त के बाद आपस में झगड़े शुरू हो गए हैं। एक तरफ जहां चुनाव के आंकड़े बताते हैं कि समाजवादी पार्टी को उनके सहयोगी के वोट ट्रांसफर नहीं हुए, तो दूसरी तरफ सहयोगी दलों ने अखिलेश यादव और स्वामी प्रसाद मौर्य को निशाने पर ले लिया। सहयोगी दलों का मानना है कि स्वामी प्रसाद मौर्य के समाजवादी पार्टी में आते ही यह मसान लिया गया। मौर्य के पास जीत की पुड़िया है और अब वोट तो आसानी से मिल ही जाएंगे, लेकिन हाल यह हुआ कि मौर्य खुद 45,000 वोट से चुनाव हार गए। सपा गठबंधन में शामिल महान दल के केशव देव मौर्य ने स्वामी प्रसाद पर निशाना साधा है। केशव देव मौर्य ने कहा कि स्वामी प्रसाद के सपा में आने के बाद यह समझ विकसित हुई कि अब वोट आसानी से मिल जाएंगे। महान दल के कैडर इस चुनाव में कम इस्तेमाल हुआ। उन्होंने कहा कि लोगों को समझना चाहिए कि वोट पार्टी के पास होता है, न कि नेता के पास। नेता तो कभी इस पार्टी में तो कभी उस पार्टी में आते जाते रहता है। साथ ही केशव देव ने स्वामी प्रसाद मौर्य पर एक और बड़ा इल्जाम लगा दिया। उन्होंने कहा कि स्वामी प्रसाद का सपा में आना बीजेपी की चाल हो सकती है, क्योंकि पिता सपा में और बेटी भाजपा में हो, ये कैसे हो सकता है? हो सकता है कि ये बीजेपी की स्ट्रैटेजी हो। केशव देव ने आगे यह भी कहा कि बीजेपी को पता था कि महान दल के पास बहुत वोट है, इसे सपा में जाने से रोकने के लिए साजिश रची गई हो। हालांकि केशव देव के इस बयान को लेकर अभी ना तो कोई सपा की तरफ से और न ही स्वामी प्रसाद मौर्य की ओर से बयान सामने आया है। स्वामी प्रसाद मौर्य पहले बसपा में थे, 2017 के चुनाव से पहले बीजेपी में आ गए और जीत के बाद मंत्री भी बन गए। इसके बाद 2022 के चुनाव से पहले उन्होंने बीजेपी छोड़ा और सपा का दामन थाम लिया। यहां उन्हें खूब तरजीह मिली। चुनाव में सपा की सीटें तो बढ़ी, लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य खुद फाजिल नगर से चुनाव हार गए। स्वामी को फाजिल नगर से भाजपा के सुरेंद्र कुमार कुशवाहा ने 45,000 वोटों के अंतर से हराया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। बड़ी चुनावी हार के बाद कांग्रेस में राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा के खिलाफ चौतरफा मोर्चा खुल गया है। एक तरफ जहां बीजेपी जीत को पीछे छोड़कर अगले चुनाव की तैयारियां शुरू कर चुकी है, वहीं कांग्रेस अपनी पार्टी के झगड़ों में उलझकर रह गई है। पार्टी के लगातार खराब प्रदर्शन और अब 2 राज्यों तक सिमट जाने को लेकर खुले तौर पर सोनिया गांधी पर सवाल उठने लगे हैं। 5 राज्यों के नतीजे आने के बाद आत्ममंथन के लिए जो बैठक हुई, उसमें कुछ बड़े नेताओं ने सीधे तौर पर राहुल गांधी को आड़े हाथों ले लिया। नेताओं ने साफ तौर पर कह दिया कि उन्हें राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा पर अब कतई भरोसा नहीं है। सूत्रों का कहना है कि जिस बैठक में ये बात कही गई, उसमें कांग्रेस के कई पदाधिकारी और बड़े नेता शामिल रहे। इनमें एक नाम राज्यसभा में कांग्रेस के उप नेता आनंद शर्मा का रहा। इसके लिए सांसद कपिल सिब्बल, मनीष तिवारी और अखिलेश प्रसाद सिंह भी बैठक में शामिल रहे। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कुछ अन्य नेता इस मीटिंग से वर्चुअल तौर पर जुड़े थे। बैठक के दौरान इन नेताओं ने कांग्रेस पर अस्तित्व के संकट का खतरा भी बताया और साफ किया कि अगर अभी कदम नहीं उठाए गए तो आगे पार्टी को मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। इन नेताओं ने पंजाब में कांग्रेस के विकल्प के तौर पर आम आदमी पार्टी के उभार पर भी चिंता व्यक्त की और कहा कि इस तरह के बदलाव पार्टी को उन सभी राज्यों में हाशिए पर धकेल देंगे जहां क्षेत्रीय दल आगे आ रहे हैं। कांग्रेस के G23 ग्रुप से जुड़े एक और वरिष्ठ नेता का कहना है कि उनको तो पंजाब सहित अन्य राज्यों के परिणामों का पहले से ही अंदाजा था। उक्त नेता का कहना है कि जब तक पार्टी में चापलूस और नेतृत्व की आंखों में धूल झोंकने वाले लोगों को राइट टाइम नहीं किया जाता है, तब तक पार्टी ऐसे ही बिखराव की ओर बढ़ती रहेगी। सूत्रों का कहना है कि G23 से जुड़े नेताओं से हुई बातचीत के अनुसार यह था कि पंजाब में कांग्रेस सत्ता से बाहर हो रही है और उत्तर प्रदेश में प्रियंका गांधी की मेहनत बेकार जा रही है। ग्रुप से जुड़े एक वरिष्ठ नेता कहते हैं कि पंजाब में कांग्रेस के कई कद्दावर नेताओं को दरकिनार कर जिस तरह से टिकट वितरण किया गया और पंजाब कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू की पूर्व मुख्यमंत्री रहे कैप्टन अमरिंदर सिंह के बीच तू-तू मैं हुई, उससे पार्टी के कार्यकर्ताओं का न सिर्फ मनोबल टूटा बल्कि उनको दूसरे बेहतर विकल्प भी मिले। वो कहते हैं कि चुनाव के दौरान पंजाब से पार्टी के बड़े नेताओं का अलग हो जाना भी पार्टी नेतृत्व की कमजोरी रही। ब्यूरो न्यूज, न्यूज ऑफ इंडिया। उत्तर प्रदेश में नई सरकार के गठन के ठीक पहले बड़बोले और बगावती नेताओं के बुरे दिन शुरू हो चुके हैं।
जहां एक तरफ योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में भाजपा सरकार की वापसी होने जा रही है, वहीं दूसरी तरफ अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार लेने वाले बड़बोले नेता घर से बेघर भी होने जा रहे हैं। नई सरकार के शपथ लेने से पहले ही समाजवादी पार्टी नेता स्वामी प्रसाद मौर्य और धर्म सिंह सैनी ने लखनऊ में अपना सरकारी बंगला खाली कर दिया है। दोनों नेता चुनाव के ठीक पहले भाजपा से बगावत करते हुए सपा में शामिल हुए थे और पूरे चुनाव भर खूब बयानबाजी की थी। लेकिन जनता ने यूपी चुनाव में दोनों नेताओं को न घर का छोड़ा और न ही घाट का। दोनों नेता अपना चुनाव हार गए। मंत्री रहे स्वामी प्रसाद मौर्य को फाजिलनगर विधानसभा सीट पर भाजपा के सुरेंद्र सिंह कुशवाहा ने लगभग 46,000 वोटों से हरा दिया। तो वहीं मंत्री रहे धर्म सिंह सैनी को सहारनपुर की चर्चित नकुड़ विधानसभा सीट पर भाजपा के मुकेश चौधरी ने 315 वोटों से हरा दिया। वहीं अब स्वामी प्रसाद मौर्य और धर्म सिंह सैनी ने राजधानी लखनऊ के कालिदास मार्ग पर स्थित सरकारी बंगला खाली कर दिया है। चुनाव हारने के बाद स्वामी प्रसाद मौर्य अब गोमती नगर स्थित अपने निजी आवास में शिफ्ट हो गए हैं। चुनाव में हार मिलने के बाद स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा था कि जनता का जनादेश हमें मंजूर है, जिस तरह से जीत स्वीकारी जाती है उसी तरह से मैं अपनी हार स्वीकारता हूं। वहीं धर्म सिंह सैनी ने भी अपना किला ढहने के बाद सरकारी आवास छोड़ दिया है। सैनी भी बीजेपी छोड़कर सपा के टिकट पर चुनावी मैदान में थे। वो 2002 से लगातार 4 बार विधायक रहे हैं, लेकिन अब की बार भाजपा के मुकेश चौधरी ने उन्हें रोक दिया। बहरहाल दोनों नेताओं ने खुद अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारी है, क्योंकि दोनों नेता योगी सरकार में मंत्री थे और अब की बार भी उन्हें उन्हीं की सीट से टिकट मिलना तय था। वहीं दोनों नेता आराम से जीत भी सकते थे, क्योंकि उनकी सीट पर जनता ने भाजपा में ही भरोसा जताया है। लेकिन ठीक चुनाव के पहले बगावती रुख अख्तियार करने के कारण 5 साल के लिए दोनों की राजनीति हाशिए पर चली गई है। ब्यूरो न्यूज़, न्यूज़ ऑफ इंडिया। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी की करारी हार हुई और भाजपा योगी के नेतृत्व में दोबारा सरकार बनाने जा रही है। लेकिन इस करारी हार के बाद भी सपा मुखिया अखिलेश यादव और पार्टी के बड़े मुस्लिम चेहरे आजम खान अपनी सीट बचाने में कामयाब रहे और चुनाव जीत गए। लेकिन अब खबर है कि अखिलेश यादव और आजम खान अपनी विधायकी से इस्तीफा दे देंगे और संसद में ही बने रहेंगे। गौरतलब है कि अखिलेश यादव आजमगढ़ से सांसद हैं तो आजम खान रामपुर से। लेकिन दोनों नेताओं ने उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में विधायकी का चुनाव लड़ा। अखिलेश ने जहां करहल से चुनाव लड़ा तो वहीं आजम खान ने रामपुर सदर सीट से ताल ठोकी। दोनों चुनाव जीत भी गए, लेकिन सपा सत्ता में वापस नहीं आ सकी। इसीलिए दोनों अब विधायकी जीतने के बाद भी विधायक नहीं रहेंगे और सांसद ही बने रहेंगे। दोनों अपनी विधायकी से इस्तीफा भी दे देंगे। दोनों जगह फिर अगले 6 महीने में उपचुनाव होगा। खबरों के अनुसार अभी लोकसभा में समाजवादी पार्टी के केवल 5 सदस्य हैं और सियासी माहौल को देखते हुए पार्टी लोकसभा में कमजोर होना नहीं चाहती। ऐसे में अखिलेश यादव और आजम खान विधानसभा सदस्य से इस्तीफा दे सकते हैं। गौरतलब है कि बीजेपी ने यूपी की 403 विधानसभा सीटों में से 255 सीटों पर फतेह हासिल की है। वहीं समाजवादी पार्टी के खाते में 111 सीटें आई हैं। इस तरह उत्तर प्रदेश में बीजेपी को प्रचंड जनादेश मिला है। वहीं सपा प्रमुख अखिलेश यादव को दोबारा सत्ता में लौटने के लिए एक बार फिर से 5 साल का इंतजार करना होगा। लेकिन सपा 2024 के लोकसभा चुनावों को ध्यान में रखते हुए अभी से इस रणनीति पर काम कर रही है कि पार्टी के लोकसभा सांसद बढ़ाए जा सकें। शायद इसीलिए अखिलेश यादव और आजम खान विधायकी की जगह सांसदी चुन रहे हैं। अब उनका फैसला कितना सही है, ये तो खैर वक्त ही बताएगा। ब्यूरो न्यूज़, न्यूज़ ऑफ इंडिया। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में करारी हार के बाद समाजवादी पार्टी गठबंधन के नेताओं के बोल बिगड़ने लगे हैं। पहले जहां समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़े महान दल के मुखिया केशव देव मौर्य ने पार्टी नेताओं पर ही निशाना साधकर उन्हें हार का जिम्मेदार बताया था, तो वहीं सपा के साथ मिलकर चुनाव लड़े सोहेलदेव भारतीय समाज पार्टी सुभाषपा के मुखिया ओम प्रकाश राजभर ने आम जनता की समझ पर ही सवाल उठा दिया है। हार को लेकर राजभर ने पिछड़े वर्ग के लोगों को अशिक्षित, गंवार और नासमझ करार दिया है। साथ ही उन्होंने यह भी माना कि वो जनता को समझाने में असफल रहे। राजभर ने पूरे चुनाव में चर्चा में बने रहे बुलडोजर के मुद्दे को लेकर भाजपा को वोट मिलने के सवाल पर कहा कि ये बुलडोजर चलाने वाले लोग, अभी देखा मैंने सोशल मीडिया पर हमारे कुछ बैकवर्ड क्लास के लोग जो अशिक्षित, गंवार हम उनको कहते हैं, नासमझ, आप बुलडोजर पर बैठकर नारा लगा रहे हो। उतना समय अपने बच्चों को पढ़ाने में लगा देते, अपने बच्चों को डॉक्टर, मास्टर, इंजीनियर बनाने में लगाते। राजभर ने हार की वजहों को लेकर किए गए सवाल पर कहा कि हम जिस वोट को अपने साथ लाना चाहते थे उनमें बड़ी अशिक्षा है। अशिक्षा की वजह से ही उसे शिक्षा की बात समझ नहीं आती है, नौकरी की बात समझ नहीं आती है। जो कभी बीमार नहीं हुआ या जिस परिवार में कोई हॉस्पिटल नहीं गया उसे हमारी फ्री इलाज की बात समझ नहीं आई। जो हॉस्पिटल आया था उसे समझ आया कि सूद पर पैसा लेना पड़ा, जमीन गिरवी रखनी पड़ी।
उन्होंने आगे कहा कि हमने जनता को समझाने का प्रयास किया, लेकिन जनता ना माने तो हम क्या करें। क्लास में टीचर समझाता है, 50 को पढ़ाता है, सब मेरिट तो नहीं पाते, 2-3 ही फर्स्ट आ जाते हैं, 10-20 फेल हो जाते हैं। वहीं राजभर ने हार को लेकर समीक्षा की बात भी कही है। उन्होंने कहा कि उनकी अखिलेश यादव से बातचीत हुई है और एक एक सीट पर समीक्षा की जाएगी कि कहां क्यों हारे और जहां जीते वहां वजह क्या रही। ब्यूरो न्यूज़ ऑफ इंडिया।